हम लोग देखते हैं शक्ति। शक्ति की अवधारणा, शक्ति किसे कहते हैं, शक्ति क्यों जरूरी है, शक्ति क्या विशेषता होती है, शक्ति का स्रोत क्या है, शक्ति के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं, राजनीतिक शक्ति का महत्व क्या है। तो हम लोग देखते हैं आज शक्ति। शक्ति की बातें आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे, हर हमेशा सुनते हैं, उसके पास इतनी शक्ति है, इतना ताकत है, इतना बल है, शक्ति के बल पर वह काम करवा रहा है। लेकिन जब हम राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के रूप में शक्ति का अध्ययन करते हैं तो शक्ति का यहाँ पर प्रयोग हम लोग बल के रूप में नहीं करते हैं। शक्ति की समझ यहाँ पर हम लोग प्रभाव के रूप में लेते हैं कि वह नियंत्रण किस प्रकार दूसरे पर करता है। बल के रूप में यहाँ पर फिजिक्स में जो बल पढ़ते हैं उसका प्रयोग यहाँ पर हम लोग नहीं करते हैं। और यह भी समझ लें कि राजनीति शास्त्र में पहले राज्य का अध्ययन किया जाता था, राज्य क्या क्या करती, उसकी जो संस्थाएं होती है उसका क्या क्या काम है, सरकार कैसे बनती है, सरकार क्या क्या काम करती, क्या है करना चाहिए, इन सब बातों की का अध्ययन हम लोग राजनीति शास्त्र में करते रहे हैं। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, व्यवहारवादी क्रांति की दुनिया के बाद हम लोग राजनीति शास्त्र में शक्ति का अध्ययन करते हैं और शक्ति को एक महत्वपूर्ण अवधारणा के संदर्भ में देखते हैं आधुनिक राजनीतिक शास्त्र में। और इतना अधिक अब महत्वपूर्ण रूप में हम लोग देखते हैं कि हर कोई कार्य राजनीति में शक्ति के बिना नहीं होता है। आपका प्रभाव, आपका पावर जितना अधिक है, आप उतना ही अधिक प्रभावी तरीके से अपना काम करवा सकते हैं। बिना पावर के, बिना शक्ति के आप कोई भी काम सही ढंग से नहीं करवा सकते हैं। और यह भी समझ लें कि यह शक्ति एक ऐसी अवधारणा के रूप में है कि यहाँ पर नियंत्रण का प्रयोग होता है, नियंत्रण का इस्तेमाल होता है। और यह नियंत्रण किस पर नियंत्रण, तो यह नियंत्रण प्रकृति पर नियंत्रण, यह नियंत्रण मानव पर नियंत्रण। नियंत्रण तो यही होगा, दो तरीके से नियंत्रण किया जा सकता है, प्रकृति पर नियंत्रण, मानव पर नियंत्रण। और राजनीतिक शक्ति कब प्रभावी होती है, जब विशेष करके तब जब यह सामाजिक शक्ति के रूप में राज्य को लोग एक संस्थागत स्वरूप प्रदान करते हैं। कहने का मतलब, आप कार्यपालिका को देखते हैं, व्यवस्थापिका को देखते हैं, न्यायपालिका को देखते हैं, तो आपको लगता है कि उसके पास शक्ति है और वह अपने पब्लिक पर नियंत्रण करती है। हम लोग उसके बात को स्वभावतः मानते हैं, इसीलिए मानते हैं कि उसके पास शक्ति है। और राजनीति, जैसा कि आप जानते हैं कि राजनीति भी वह नहीं है कि जो आम लोग समझते हैं कि राजनीति हमेशा गंदा होता है, ऐसी बातें नहीं होती है। आप कुछ भी क्रियाकलाप करते हैं तो वह राजनीति से प्रेरित होता है। और राजनीति के बिना कुछ भी क्रियाकलाप संभव नहीं है, चाहे वो व्यक्ति का हो या सरकार का हो। समाज जहाँ भी होगी संगठित होगा और कुछ न कुछ कार्य होगा, और कार्य यदि होगा तो फिर सरकार के नीति निर्णय निर्माण से वह प्रभावित होता है। सरकार कुछ भी काम करती है, कुछ भी निर्णय लेती है तो आम पब्लिक के लिए लेती है। और आप यह भी समझ लें कि यहाँ पर यही कारण रहा कि वो बेकर जैसे एक विद्वान हुए, उन्होंने कहा है कि राजनीति और शक्ति दोनों अलग अलग हो ही नहीं सकती। जहाँ राजनीति रहेगा वहाँ शक्ति रहेगा। लोग राजनीति करते हैं तो वहाँ पर शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, शक्ति की बात करते हैं। और राजनीति शास्त्र में शक्ति का ही इस्तेमाल होता है, शक्ति का ही प्रयोग होता है, शक्ति की ही बातें होती है। यही कारण रहा कि एक विद्वान हुए कैटलिन, उन्होंने राजनीति को शक्ति का विज्ञान कहा है।
शक्ति का विज्ञान। और एक विद्वान हुए मैकाइवर, उन्होंने कहा कि समस्त गति, कुछ भी प्रक्रिया हो, समस्त व्यवस्था हो और कुछ भी घटना हो, हर जगह शक्ति काम करती है, शक्ति के बिना कुछ नहीं है। और एक विद्वान हुए वाटकिंस, उन्होंने कहा राजनीति शास्त्र केवल राज्य और विशिष्ट संस्थाओं का ही अध्ययन नहीं करती है, लेकिन उसके साथ साथ शक्ति की समस्या से अंतर्ग्रस्त सभी समुदायों की विवेचना करता है। आपने हॉब्स का नाम सुना होगा, रूसो का नाम सुना होगा। हॉब्स ने भी कहा है कि आधुनिक काल में राज्य और राजनीति के क्षेत्र में शक्ति का अधिक महत्व है, बिना शक्ति के लोग निरंकुश हो जाएगा। वहीं रूसो जैसे विद्वानों को भी आपने देखा होगा कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है लेकिन सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ पाता है, तो हर जगह उसको कहीं ना कहीं वह शक्ति से जकड़ा हुआ मान लिया जाता है। चार्ल्स मेरियम एक राजनीति शास्त्री हुए, उन्होंने अपने एक ग्रंथ लिखी शक्ति पर ही, पॉलिटिकल पावर। 1934 में ही उन्होंने ये लिखी थी, पॉलिटिकल पावर। उनका मानना रहा कि ये शक्ति क्या है, तो इस शक्ति का हम लोग अध्ययन करते हैं और शक्ति का उद्देश्य यह जानने का था कि शक्ति का जन्म किस परिस्थिति में होता है। इसका उद्देश्य यह है कि कैसे बना रहता है, शक्ति की दुर्बलताएं क्या है, लोग शक्ति को क्यों प्राप्त करना चाहते हैं। इस सब तरह की बातें उन्होंने अपने अध्ययन में इसका जिक्र किया है। और हालांकि शक्ति की एक सुस्पष्ट परिभाषा के रूप में अन्य विद्वानों ने उसकी राय को स्वीकार नहीं किया है। और यहाँ पर आप ये भी समझ सकते हैं कि शक्ति और सत्ता में भेद है, शक्ति और सत्ता एक नहीं है। और एक विद्वान हुए रसेल, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी, ए पावर ए न्यू सोशल एनालिसिस। उन्होंने भी शक्ति की अवधारणा का जिक्र किया है और वे कहते हैं कि शक्ति का हमेशा महत्व रहा है। शक्ति सुरक्षा देती है तो शक्ति संहारक के रूप में भी होती है। यहाँ पर उन्होंने एक वृद्ध की कथा कही है रसेल ने, और वहाँ पर कन्फ्यूशियस का जिक्र किया है कि एक वृद्ध व्यक्ति जो कि पहाड़ पर था, जंगल में, और वहाँ पर कन्फ्यूशियस उसे मिलता है और उसको पता चलता है कि इस इंसान का कोई नहीं रहा, इसके सभी परिजनों को, सभी परिवार वालों को जंगली चीता ने मार खाया। उसके बाद कन्फ्यूशियस पूछता है कि तब आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो उसका जवाब होता है कि किसी भी आतताई शासन की अपेक्षा हम यहाँ ज़्यादा सुरक्षित हैं। उसके बावजूद सोचने वाली बात यह है कि अगर शक्ति प्राप्त कर लेता है लोग तो उसे दूसरों को सुरक्षा दे सकता है, लेकिन अगर उस शक्ति का गलत इस्तेमाल करता है तो एक संहारक के रूप में भी वह सामने आ जाता है। और रसेल ने भी कहा है कि शक्ति सदा व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रता का भक्षक भी हो जाता है। विभिन्न विद्वानों द्वारा शक्ति के संदर्भ में दी गई परिभाषाओं को देखें तो एक विद्वान हुए राजनीतिक चिंतक के इतिहास में हॉब्स कहते हैं कि शक्ति भविष्य में कुछ निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक वर्तमान साधन है। काप्लन कहते हैं शक्ति संगठित क्रिया द्वारा किसी आयोजन को पूरा करने की एक योग्यता है। आप अंतर्राष्ट्रीय जगत में जब अध्ययन करेंगे तो वहाँ एक विद्वान का जिक्र आता है, मॉर्गनथाउ। और मॉर्गनथाउ का कहना है राजनीतिक शक्ति से राजकीय सत्ता धारण करने वाले व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध तथा जनता के साथ उनके संबंध का बोध होता है। एक विद्वान हुए रॉबर्ट बायरस्टेड, उन्होंने कहा शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। और एक विद्वान हुए लॉसवेल ने
और कॉपलान के साथ मिलकर शक्ति पर बृहद अध्ययन किया है। और लॉसवेल कहते हैं कि आखिर ये शक्ति है क्या, इसका स्वरूप क्या है। इसके संबंध में वो जब व्याख्या करते हैं तो कहते हैं कि शक्ति का तात्पर्य है निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भाग लेना, निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भागीदार होना, यही शक्ति है। डिसीजन मेकिंग में भाग लेना, उसमें आपकी भागीदारी होना, यही शक्ति है। और आप किसी भी व्यक्ति को देखें तो वह समाज में हमेशा किसी न किसी रूप में शक्ति प्राप्त करना चाहता है। पद के रूप में हो, हैसियत के रूप में हो, धन के रूप में हो, उसे लगता है कि नहीं ये शक्ति बहुत बड़ी चीज़ है। और अगर कम शब्दों में कहें तो शक्ति की परिभाषा को आप यह भी कह सकते हैं, जैसे कि लॉसवेल ने कहा जैसा कि दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित अथवा नियंत्रित करने की एक क्षमता है। जब हम किसी के व्यवहार को प्रभावित कर लेते हैं, उसको नियंत्रण में कर लेते हैं, अपने नियंत्रण के अनुसार चलाते हैं, तो वही शक्ति है। और शक्ति कोई निर्जीव चीज़ नहीं है, यह एक सजीव चीज़ है। और हर जगह शक्ति का संबंध आपको देखने को मिलता है, चाहे राजनीतिक जगत जाइए, सामाजिक जगत, आर्थिक, धार्मिक, नैतिक, सांस्कृतिक, कहीं भी, हर जगह आपको जब सामाजिक गतिशीलता दिखती है तो वहाँ शक्ति का बोध होता है। शक्ति के बिना कुछ नहीं है। शक्ति रहता है तभी आप किसी भी उद्देश्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। और शक्ति समाज में सर्वव्यापी रूप में है। और लोग इसी के माध्यम से यह भी करते हैं, जानते हैं कि शक्ति क्या है, शक्ति क्यों जरूरी है। यही चीज़ राजनीति में है, कौन क्या कब कैसे प्राप्त करता है, यह चीज़ राजनीति में, यही चीज़ का बोध शक्ति कराता है। और एक विद्वान हुए मैक्स वेबर, उन्होंने कहा है कि शक्ति किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का ऐसा अवसर है जिससे वे सामुदायिक जीवन में अपनी इच्छा पूरी करते हैं। शक्ति के माध्यम से ही वे अपनी इच्छा पूरी करते हैं, भले ही उस कार्य में भाग लेने वाले अन्य लोगों द्वारा उस कार्य का प्रतिरोध किया जाता हो, उससे कोई मतलब नहीं है। और एक विद्वान हुए सुल्ज, उनकी परिभाषा को देखें शक्ति के संदर्भ में तो वे कहते हैं व्यक्तियों की कुछ स्थितियों में दूसरे व्यक्तियों के लिए शर्त निर्धारित करने, निर्णय लेने और कार्रवाई करने की क्षमता ही शक्ति है। और यह निर्णय, ये क्षमता इतना प्रभावी होता है कि दूसरे के अस्तित्व का निर्धारक बन जाती है। और इस शक्ति की जिसके पास होती है वह उसी के अनुकूल समाज में व्यवहार करता है। और कभी कभी शक्ति ही वह आधार होती है जिसके माध्यम से, पुरस्कार अथवा दंड के माध्यम से वह दूसरों पर प्रभाव डालता है। पुरस्कार अथवा दंड के माध्यम से वह दूसरों पर प्रभाव डालता है, दूसरों पर नियंत्रण स्थापित करता है, यह भी शक्ति के ही माध्यम से। शक्ति की विशेषताओं का यदि हम जिक्र करें तो हम यह कह सकते हैं कि शक्ति एक क्षमता का नाम है जिसके माध्यम से लोग नियंत्रण स्थापित करते हैं। शक्ति एक क्षमता है और इसी क्षमता के माध्यम से व्यक्ति अपनी इच्छा की पूर्ति करती है, अपनी इच्छा को अपने हित में ढालता है, अपने हित की पूर्ति करता है और सामने वाले को प्रभावित करता है किसी भी माध्यम, चाहे उसे पुरस्कार देना पड़े या उसे दंड देना पड़े। और शक्ति उस सामर्थ्य का नाम है, शक्ति क्षमता का नाम है। और शक्ति के लिए निरंतर संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। वहाँ पर जिसके पास अधिक शक्ति होती है वह समस्त शक्ति का उपभोग करता है।
और जिसके पास शक्ति ज़्यादा होती है वह दूसरे को अपने अधीन कर लेता है, जिसके पास कम होता है वह दूसरे के नियंत्रण में चल जाता है, उसको दूसरे के सम्मुख झुकना पड़ता है। जिसके पास कम शक्ति होती है वह शक्तिहीन मान लिया जाता है। और जो व्यक्ति हो या समूह हो जो जिसके पास शक्ति होती है उसके कई रूप हो सकते हैं। आर्थिक रूप में हो सकते हैं, धार्मिक रूप में हो सकते हैं, राजनीतिक रूप में हो सकते हैं, सांस्कृतिक रूप में हो सकते हैं, उसके कई एक रूप हो सकते हैं। और एक विशेषता आप यह भी कह सकते हैं कि यह प्रभाव स्थापित करता है, यह बल के रूप में लोगों को दिखता है। और इन सबों के साथ साथ शक्ति एक सामाजिक दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट मूल्य के रूप में लोग उसे देखते हैं और हर कोई शक्ति प्राप्त करना चाहता है, पावर गेन करना चाहता है। पावर के सोर्स क्या है, शक्ति का स्रोत क्या है, इस बात को यदि हम देखें तो शक्ति के कई एक स्रोत हैं जिससे कि व्यक्ति शक्ति प्राप्त करता है। तो सबसे पहले तो मानव संगठन के रूप में शक्ति प्राप्त करता है, संगठित होता है तो वह शक्ति प्राप्त करता है। और आप देखते होंगे जहाँ संगठन है वहाँ ज़्यादा शक्ति है, एकता में बल है की बात आपने सुनी होगी। तो संगठित होने में शक्ति है, यह शक्ति का एक स्रोत के रूप में आप इसको देख सकते हैं। और ज्ञान, आपने सुना होगा कि विचार ही विश्व पर शासन करता है। जिसके पास बुद्धि है, ज्ञान है, तो वह शक्तिशाली है, ज्ञानवान। और ज्ञान के सहारे ही आज दुनिया इतनी प्रगति की है, अज्ञानता दूर हुआ है, तरह तरह के आविष्कार हुए हैं। और अक्ल बरिया भैंस आपने सुना होगा, तो वहाँ पर अक्ल को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो ज्ञान शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कभी कभी शक्ति का स्रोत बल के रूप में भी होता है। जिसके पास बल अधिक होती है, बल के रूप में शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है। और आर्थिक साधन भी शक्ति प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। आप देखते होंगे कि जो संपन्न लोग होते हैं, जो धनवान लोग होते हैं, वो विपन्न लोग को अपने नियंत्रण में कर लेते हैं। और यही तो शक्ति है, शक्ति के माध्यम से वो दूसरे पर कंट्रोल करता है। तो आर्थिक साधन भी शक्ति का एक स्रोत है। कभी कभी हथियार या शस्त्रास्त्र, जिसके पास अधिक शस्त्र है, ज़्यादा आयुध है, ज़्यादा हथियार, तो उसे लगता है कि नहीं मैं तो शक्तिशाली हूँ, और यह भी शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। और आप शक्ति के स्रोत में प्रेम को भी रख सकते हैं। कभी कभी दूसरे पर प्रेम बरसाकर उसको प्रभावित किया जाता है, आप पैसा देखते होंगे। और जब आप प्रभावित कर लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर आपकी शक्ति का एक स्वरूप का व्यवहारिक पहलू देखने को मिलता है। और प्रेम के माध्यम से उस पर आप दबाव डाल देते हैं, और प्रेम के माध्यम से जब दबाव डालते हैं, अपने उस प्रभाव का प्रदर्शन जब आप करते हैं, तो अपने शक्ति से उसको आप झुका भी देते हैं। और शक्ति का स्रोत कभी कभी व्यक्तित्व भी बन जाता है। जिस किसी का व्यक्तित्व विशाल होता है, करिश्माई व्यक्तित्व के रूप में कुछ नेता को आप देखते होंगे, तो यह शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। गांधी जी जब चलते थे तो उनके पीछे अनुयायी चलते थे, ढेरों हजारों की संख्या में। तो यह उनका व्यक्तिगत करिश्मा था। सुभाष चंद्र बोस, तो उनके पीछे बहुत लोग थे। तो व्यक्तिगत क्षमता के बल पर उन्होंने अपने आप को उस मुकाम पर पहुंचाया, उतनी शक्ति उन्होंने हासिल की। तो यह भी एक शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। सत्ता का ऑथोरिटी, यह भी शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। सत्ता को आप इसलिए रूप में समझ सकते हैं कि जिन कानून के सहारे उसे वैधता मिली होती है, वहाँ पर वह शक्ति का फिर प्रयोग करता है, वही उसे
शक्तिशाली भी बनाता है। कोई भी संस्था, कोई भी सत्ता कानून के रूप में उसे वैधता मिली होती है, कानूनी मान्यता प्राप्त होती है, तभी तो वह स्वीकार्य होती है। और यह इस शक्ति का फिर लोग स्वभावतः पालन करते हैं, इसे मानते हैं, इसे स्वीकार करते हैं।